हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों। इंटरमीडिएट साहित्य वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग के हिंदी विषय के अंतर्गत छंद प्रकरण एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको सभी छात्र रुचिपूर्वक पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर उनसे उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण भूलते रहते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, बरवे और हरगीतिका छंद, मात्रिक छंद आते हैं। सभी छात्र इन छंदों को हमेशा पढ़ते हैं और भूलते रहते हैं। इसलिए हमने आपको इन छंदों को याद करने का एक सरल तरीका अपनाया है कि जो छंद हो उसी के छंद में हम आपको उसकी परिभाषा सिखाएं। दोहा छंद की परिभाषा हम दोहा छंद में, चौपाई छंद की परिभाषा चौपाई के छंद में, कुंडलिया की परिभाषा कुंडलिया में, बरवे की परिभाषा बरवे में। जो छंद हों उसकी परिभाषा हम उसी के छंद में आपको बताएं, जिससे आपको उनकी मात्राओं और उनके गुणों का दोनों का एक साथ ज्ञान रहे, जिससे आप जो मात्राएं गिनने में, जो उनके गुण बताने में हमेशा भूल करते हो, ये भूल आपसे ना हो। इसीलिए हम आपके लिए इन छंदों को उन्हीं के छंदों में परिभाषा और उदाहरण लेकर आए हुए हैं। आशा है हमारे इस बताए गए नियम से, हमारे इस परिश्रम से आपको अवश्य फायदा होगा। आप इसे सीखेंगे, अपने नोटबुक पर लिखेंगे और आगामी परीक्षाओं में यह प्रकरण आपको अवश्य अच्छे अंक दिलाकर जाएगा। छंद, मात्रिक छंद आज हम आपको बताएंगे। उन मात्रिक छंदों को हम आपको उनकी परिभाषा और उदाहरण बताने के पहले हम संक्षिप्त रूप से आपको उनकी मात्रा जोड़ने का नियम बताना चाहेंगे। उनको आप लोग ध्यान से सुन लें, जिससे आपको मात्राएं गिनने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम मात्रा गिनने के नियम को हम पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन में विभाजित है। मात्राएं स्वरों से संबंधित हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसे मूल स्वर भी कहते हैं, वास्तव में यही चार मूल स्वर हैं: आ, ई, उ और री। इन्हीं स्वरों से फिर ये संयुक्त स्वर बनते हैं, जिसे हम बड़ाया, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ तथा औ कहते हैं। इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं। तो ये इनकी हम मात्रा जब गिनते हैं तो इन मात्राओं को हम दो मात्रा गिनते हैं, इन्हें यश के आकार से प्रदर्शित करते हैं और इनकी दो मात्राएं गिनते हैं। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा गिनते हैं और इन्हें वन से प्रदर्शित करते हैं। आ, ई, उ, री ये चार स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर माने जाते हैं और उनकी एक मात्रा गिनी जाती है। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर, गुरु स्वर माने जाते हैं और उनकी हम दो मात्राएं गिनते हैं। ह्रस्व स्वर मूल स्वर हैं और इन्हीं से दीर्घ स्वर बने हैं। और दीर्घ स्वर कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। छोटा आ जब दो बार जुड़ता है तो दीर्घ स्वर संध से बढ़ाया हो जाता है। छोटी ई जब दो बार जुड़ती है तो दीर्घ स्वर से बड़ी ई हो जाती है। छोटा ऊ जब दो बार जुड़ता है तो दीर्घ स्वर संधि से बड़ा ऊ हो जाता है। इसलिए बड़ाया, बड़ी, बड़ा ऊ ये संयुक्त स्वर दो छोटे आ स्वरों को मिलाकर बने हैं, तो इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसलिए इनकी मात्राएं दो गिनी जाती हैं। आ और ई गुण स्वर संधि से जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ए बनता है। आ और ई गुण स्वर संधि से जब मिलते हैं तो ए बनता है, और आ और उ गुण स्वर संधि से जब मिलते हैं तो ओ बनता है। इसलिए ये भी दो स्वर संधि से ए और ओ दो स्वरों के मेल से बना है, इसलिए इनके उच्चारण में भी दुगना समय लगता है, इसलिए इनकी मात्राएं दो गिनी जाती हैं। आ धन ए
जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वृद्धि स्वर संधि से ओ हो जाता है, और आ धन ओ जो दोनों आपस में मिलते हैं तो वृद्धि स्वर संधि से अ हो जाता है। इसलिए ये दो स्वर जब आपस में मिले तो इनके उच्चारण में भी दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर माने जाते हैं और इनकी मात्राएं हम दो गिनते हैं। एक नियम और है कि जब संयुक्त व्यंजन के पहले का व्यंजन, चाहे वो लघु व्यंजन हो, ह्रस्व स्वर से युक्त हो, तो उसकी मात्रा दो गिनी जाती है। अंक और अह की मात्राएं दो गिनी जाती हैं, चंद्र बिंदु की मात्राएं एक गिनी जाती हैं। इतने छोटे छोटे नियमों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको अपने मात्रिक छंदों की मात्राएं गिनने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप ये सब चीज़ें समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको सर्वप्रथम हम चौपाई छंद की ओर ले चलते हैं, और चौपाई छंद की परिभाषा चौपाई के ही छंद में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। चौपाई छंद, इसके लक्षण और उदाहरण चौपाई छंद में ही आप लोग सीखिए, इसको अपने नोटबुक में भी लिखिए और आपको याद करने में आसानी होगी। सममात्रिक चौपाई यात्रा, 4 चरण में 16 मात्रा, अंतिम 2 गुरु शोभा पाते, झगड़ा तगड़ा कभी न आते। सममात्रिक चौपाई यात्रा, चौपाई छंद कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। पहली लाइन से आपको ये मालूम हो जाएगा कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। 4 चरण में 16 मात्रा। अंतिम 2 गुरु शोभा पाते, सभी चारों चरणों के अंत में 2 गुरु आते हैं। देखिए 2 गुरु यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, और इन दोनों पंक्तियों में भी अंत में 2 गुरु व्यंजन या वर्ण या स्वर आए हुए हैं। अंतिम 2 गुरु शोभा पाते, तो इससे हमें पता चल गया कि अंत में चौपाई के एक चरण के अंत में 2 गुरु आते हैं, और झगड़ा तगड़ा कभी नहीं आते। जगण और तगड़ ये वार्णिक छंद के गण हैं। जगण में जभान 1, 2 और 1 मात्राएं होती हैं, और तगड़ में ताराज 2, 2 और 1 मात्राएं चलती हैं। तो जगण में 1, 2, 1 मात्रा के क्रम से अंत में कभी नहीं आना चाहिए कि 1, 2, 1 आ जाए, या तगड़ में 2, 2, 1 का क्रम कभी नहीं होना चाहिए। 2, 2, 1 का क्रम देखिए कहीं नहीं है। तो ये परिभाषा भी है और एक तरह से आपके लिए उदाहरण भी है कि इससे आप अच्छे तरीके से परिभाषा भी याद कर लेंगे। सममात्रिक चौपाई यात्रा, 4 चरण में 16 मात्रा, अंतिम 2 गुरु शोभा पाते, झगड़ा तगड़ा कभी न आते। मतलब चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के चारों चरणों के अंत में 2 गुरु आते हैं, लेकिन जगण अर्थात 1, 2, 1 मात्रा का क्रम और तगण अर्थात 2, 2, 1 मात्रा का क्रम कभी नहीं आता। आप इनकी मात्राओं को गिन के भी देख लीजिए। 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। ये 16 मात्राएं यहाँ पर भी हैं, 16 मात्राएं यहाँ पर भी हैं, 16 मात्राएं यहाँ पर भी हैं। चारों चरणों में 16 मात्रा हैं। इस प्रकार से एक आपकी परिभाषा भी है, चौपाई भी है, और इसको याद करना सरल भी है। चलिए हम एक अलग उदाहरण की तरफ आपको ले चलते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। देखिए इसमें मात्राएं गिनिए। निरख में 3, फिर सिद्ध में 3, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12 और 4, 16, 2, 2, 4। इस तरह से 16 मात्राएं इन सभी चारों वर्णों में, चारों चरणों में है। अंत में 2 गुरु आए हुए हैं, और कभी भी तगड़ या जगड़ नहीं आया हुआ है। इसलिए यह एक अच्छा उदाहरण है। चौपाई तुलसीदास जी द्वारा रचित है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे,
होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इस प्रकार से ये चौपाई की छंद का उदाहरण भी हो गया और चौपाई छंद की परिभाषा भी हो गई। अब हम अगले छंद दोहा की तरफ चलते हैं और उसको दोहा छंद में ही हम आपको दोहा सिखाने का प्रयास करते हैं। दोहा छंद, इसके लक्षण और उदाहरण। दोहा ऐसे जानिए आधा सम का होए, एक तीन तेरह सरह दूजे 11 हुए। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, पर बिस्मा के आदि में झगड़ा कबहु न आन। इसकी परिभाषा है कि दोहा ऐसा जानिए आधा सम का होए। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। एक तीन तेरह सरे, जिसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूजे मतलब अन्य दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूजे चरणों में मतलब कौन से बचा, दूसरा और चौथा। अन्य चरणों में 11, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, जो सम चरण हैं, दूसरे और चौथे चरण हैं, इन दूसरे और चौथे चरणों के अंत में गुरु और लघु मात्राओं का क्रम होता है। पर बिस्मा के आदि में झगड़ा कबहुन आन, परंतु विषम चरणों के आदि में कभी जगण का क्रम, जगण जभान मतलब वो 1, 2 और 1 मात्रा का क्रम कभी भी विषम चरणों के आदि में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी नहीं है, 1 में 3 में नहीं है, 1 में 3 में इन मात्राओं का क्रम नहीं है। तो इस प्रकार से यह एक तरह से आपको दोहे का लक्षण भी बताता है और दोहे का उदाहरण भी बताता है। इस परिभाषा को आप लोग रटें, याद करें, अपने नोटबुक में लिखें, जिससे आपको कभी भी दोहे की परिभाषा और सोरठे की परिभाषा में जो भ्रम की स्थिति रहती है कि 13-11 किस में रहते हैं, 11-13 किस में रहते हैं, ये भ्रम की स्थिति न रहे और आप एक अच्छी परिभाषा लिख सकें और एक अच्छा उदाहरण लिख सकें। तो दोहा ऐसे जानिए आधा सम का होए, एक तीन तेरह सरह दूजे 11 होए। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, पर बिस्मा के आदि में झगड़ा कबहु न आन। दोहा सम अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे अन्य चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का विधान होता है, लेकिन विषम चरण के आदि में जगाड़ जगड़ मतलब 1, 2, 1 मात्रा का क्रम कभी भी नहीं होना चाहिए। ये दोहे की सही परिभाषा है। अब हम दोहे का एक आपको अच्छा उदाहरण भी बताएंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। बिहारी का लिखा हुआ बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी भव बाधा हरो, इसमें मात्राएं गिनिए, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11 और 2, 13। इसमें 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। 1, 3, 13 सरे मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूजे 11 जान मतलब दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10, 11। इस प्रकार से अंत में इसके गुरु और लघु भी आता है। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, यहाँ पर गुरु और लघु सम चरणों के अंत में है और विषम चरणों के अंत में जगड़ नहीं आया हुआ है। 1, 2, 1 मात्रा का क्रम यहाँ पर नहीं है सम चरणों के आदि में, इसलिए यह एक अच्छा दोहे का उदाहरण है। आपको ये अवश्य ही इनकी मात्राओं को गिनने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही होगी और आप इसे अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। अब हम चलते हैं दोहे के उल्टे छंद, जिसे सोरठा कहा जाता है। हम सोरठा को आपको सोरठा के ही छंद में सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसे अपने नोटबुक पे नोट करते रहिए और याद करने में जिससे आपको असुविधा ना हो। सोरठा छंद, लक्षण और उदाहरण। सोरठ ऐसे मान, 1, 3, 11 नयन,
विषमा गुरु लघु आन समचरड़ा तेरह शयन। सोरठ में 1, 3 पहले और तीसरे चरणों में 11 नयन मतलब 11 मात्राएं होती हैं। विषमा विषम चरणों में गुरु और लघु का विधान होता है। जो दोहे में गुरु और लघु सम चरणों में आता था वो विषम चरणों के अब अंत में आने लगा, क्योंकि अब ये दोहा उल्टा सोरठा हो गया। तो विषम चरणों के अंत में 2-1 मात्रा का क्रम आ गया। विषमा गुरु लघु आन और सम चरणा 13 शयन। सम चरणों में 13 मात्राएं। सम चरण ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण, इसमें 13 मात्राएं। गिन लें, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसी प्रकार इसमें देखें 1, 2, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 3, 13। और सम चरणों में 2, विषम चरणों में 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और यहाँ पर भी 11। इस प्रकार से सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोहे के सम चरणों में के अंत में 2-1 मात्रा का क्रम होता था और सोरठे के विषम चरणों के अंत में 2-1 मात्रा का क्रम रहेगा। तो सोरठ ऐसे मान 1, 3, 11 नयन विषमा गुरु लघु आन समचरणा 13 शयन। सोरठे छंद की परिभाषा हमने आपको सोरठा छंद में ही सुनाई सिखाई और ऐसा आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे। इसका उदाहरण भी हम देखे चलते। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी का ये सोरठा अच्छा उदाहरण है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं विषम चरणों के अंत में 2 और 1 मात्रा का क्रम आया हुआ है। विषम चरणों में 1 और 3 में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। 3, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11 और सम चरणों में ये 13 मात्राएं हैं। 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आधा सम का छंद दोहा उल्टा सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। और ये मात्राएं गिनने में अक्सर भूल करते हैं। दोहा और सोरठा में अक्सर हम गलती करते हैं। अगर हम ये छंद की परिभाषा इसी छंद में याद कर लेंगे तो हमें ऐसी गलती नहीं होगी। अब हमने 3 छंद सीख लिए, चौपाई छंद, दोहा छंद और सोरठा छंद। अब हम सीखते हैं रोला छंद। रोले छंद की परिभाषा हम रोले के ही छंद में सीखेंगे और जिससे हम उसके मात्राओं की गणना भी अच्छी तरीके से कर सकें और वो हमसे भूले नहीं। रोला छंद की परिभाषा रोला के ही छंद में हम भूले ना, इसलिए हम रोले के ही छंद में इसकी परिभाषा और पूरी की पूरी परिभाषा हम याद कर लेंगे। रोला का यह रूप देख होता है विस्मय, सममात्रिक है रूप 4 चरणों में मोह है। सोरठ जैसा रूप यद्यपि यति का विधान है, 11-13 वृत्त सलज यति का विराम है। इसको ध्यान से समझें। रोला का यह रूप देख होता है विस्मय, सममात्रिक है रूप। रोला कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। 4 चरणों का छंद है, 4 चरणों में मोह है। रोला एक सममात्रिक छंद है जो 4 चरणों में आबद्ध होता है। जिस तरह से सोरठ के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार से इस रोले के 11 और 13 मात्राएं तो चरणों में नहीं होती, कुल तो मात्राएं तो 24 होती हैं, लेकिन 11 और 13 पर यति होता है। यति मतलब अल्प विराम होता है। सोरठ जैसा रूप यद्यपि यति का विराम है। रूप तो सोरठ जैसा है, सोरठे छंद जैसा है, लेकिन ये सोरठा छंद नहीं है। ये 11 और 13 पर यति अल्प विराम का चिन्ह लगा रहता है। 11-13 वृत्त, पहले में 11 और फिर 13, ये नियम है, लेकिन कभी कभी इस नियम का पालन नहीं भी होता है, इसलिए सलज यति का विराम है। लज्जा युक्त यति रहती है, सलज रहती है। कभी 11-13 पर यति का विराम होता भी है, कभी नहीं भी होता है। कभी 12 पर यति का विराम हो जाता है, कभी 10 पर, कभी 14 पर भी यति का विराम हो जाता है। जिस तरह से हम शब्दों का चयन करते हैं उसी प्रकार से हो जाता है, लेकिन संपूर्ण मात्राएं 11 और 13 मिलकर प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं
होती हैं। तो रोला का यह रूप देख होता है विस्मय, सममात्रिक है रूप चार चरणों में मोह है। सोरठ जैसा रूप यद्यपि यति का विधान है, 11 13 वृत्त सलज यति का विराम है। ये हमारी जो छंद है, जो रोला छंद, हमने इसकी रोला छंद में परिभाषा बताई। यद्यप इसमें 11 और 13 पर ही यति का है, लेकिन सलज यति रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 11 और 13 पर ही यति रहे, लेकिन ये जरूरी है कि पूरी मात्राएं 24 मात्राएं हों। ऐसे छंद को हम रोला छंद कहते हैं, जहाँ 4 चरण हो और कुल मात्राएं 24 हों। पहले और 11 और 13 पर यति हो या कुल मात्राएं 24 हों, वहाँ पर जो है रोला छंद होता है। इसका हम एक अच्छा उदाहरण भी देखते हैं और उसको उदाहरण को भी समझने का प्रयास करते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब देखिए, इसमें जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, मात्राएं आप गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11, 1 2 3 2 5 2 7 8 9 2 11 2 13, 11 और 13 पर यदि कुल मात्राएं 24, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11, फिर 1 2 3 2 5 6 7 8 9 2 11 2 13, 11 13 पर यदि और कुल मात्राएं 24। इस प्रकार से चारों पंक्तियों में, चारों चरणों में 11 13 पर यति है और कुल मात्राओं की संख्या 24 है, इसलिए यह रोला छंद है। इस तरह से हम रोला छंद की परिभाषा हमने सीखी और अब हम एक और छंद की परिभाषा आज सीखेंगे, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद की परिभाषा हम उसी कुंडलिया में सीखेंगे और हमें इस तरह से अच्छे तरीके से कुंडलिया याद हो जाएगा कि हम उस कुंडलिया को फिर कभी नहीं भूलेंगे। आप उसके परिभाषा को लिख लें अपने नोट्स पे, और जिससे आपको कुंडलिया की परिभाषा कभी न भूले। और एक अच्छा उदाहरण भी आपको, कुंडलिया छंद की परिभाषा हमने आपके लिए, जिससे आपको कभी भी भूले ना, हमने कुंडलिया छंद में ही बनाया है। कुंडलिया छंद की पहले आप उसका मतलब सीखिए, कुंडलिया छंद की परिभाषा सीखिए है क्या, फिर हम आपको इस छंद को सिखाते हैं। कुंडलिया को जानिए विषम मात्रिका छंद, दोहा रोला जोड़ के बने चरण 6 छंद, बने चरण 6 छंद चतुर्विश वृत्त पिरोता, प्रथम शब्द से अंत छंद का सरपट होता, तीज चरण का आदि होए दूजे का भैया, कह रमेश कविराय बने सुंदर कुंडलिया। अब आप इसकी परिभाषा को अच्छे तरीके से पहले समझ लें। कुंडलिया 6 चरणों का छंद है, इसमें कुल 6 चरण होते हैं और ये 6 चरणों का छंद कैसा छंद है, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद नहीं है, विषम मात्रिक छंद। पहले 2 चरण दोहे के होते हैं और उसके बाद के 4 चरण रोले के होते हैं। दोहा और रोला एक दूसरे से इस तरह से गुथे रहते हैं कुंडली की बात कि इसका नाम ही पड़ गया है कुंडलिया। कुंडलिया छंद की एक विशेषता ये भी है कि जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है, उसी शब्द से इस छंद का अंत भी होता है। दूसरे चरण का अंतिम पंक्ति जो होती है वो तीसरे चरण की प्रारंभिक पंक्ति बन जाती है। तो एक ये भी नियम है। इसलिए हम इन सब चीज़ों को हमने इन सब चीज़ों को इस छंद के माध्यम से, इस परिभाषा में हमने सिखाने का प्रयास किया है कि कुंडलिया को जानिए विषम मात्रिक छंद। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। दोहा रोला जोड़ के, दोहे की 2 पंक्तियां होती हैं और रोले की 4 पंक्तियां होती हैं। तो दोनों पंक्तियों कितनी हो गई, 6 पंक्तियां। दोहा रोला जोड़ के बने चरण 6 छंद। इस प्रकार से 6 चरणों का विषम मात्रिक छंद होता है। बने चरण 6 छंद चतुर्विश वृत्त विरोता। इस प्रकार से 11 और 13 24 हो गए, 24 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले में 13 11 की जोड़ के दोहा 13 11 पे होता है तो 24 मात्राएं, और रोला 11 13 पे यति का विराम है तो उसमें 24 मात्राएं। तो बने चरण 6 छंद चतुर्विश वृत्त पिरोता, और प्रथम शब्द से अंत छंद का सरपट होता। जो प्रथम छंद शब्द है कुंडलिया, उसी से इसका जो है अंत भी हुआ है।
इसलिए कुंडलिया है। प्रथम शब्द से अंत छंद का शरपट होता और तीज चरण का आदि, तीसरे चरण का आदि क्या है, बने चरण 6 छंद होए दूजे का भैया, दूसरे चरण से बना हुआ है, दूसरे चरण से बना हुआ है तीसरे चरण का प्रारंभिक भाग। कह रमेश कविराय बने सुंदर कुंडलिया। इस प्रकार से सुंदर कुंडलिया की परिभाषा है। एक परिभाषा आप याद करोगे, इस छंद को याद करोगे, इस कुंडलिया को याद करोगे तो इस कुंडलिया की परिभाषा भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और कुंडलिया छंद आपको कभी नहीं भूलेगा। आप मात्राएं इस पर हमने लिख दिया है, इस मात्राओं को आप गिन लीजिए। मात्राएं, पहली दोनों मात्राएं दोहे की मात्रा 13 और 11 के यति से हैं और बाकी चारों चरण जो है अंतिम के वो रोले की जो है 11 और 13 के यति से बनी हुई हैं। कुल 24 मात्राएं हैं का छंद है, 6 चरण हैं, विषम मात्रिक छंद है, दोहा और रोला जोड़ के बनाया गया है। कुंडलिया प्रारंभ में भी आया है, कुंडलिया अंत में भी आया है। तीसरे चरण में जो है बने चरण 6 छंद, ये दूसरे चरण बने चरण 6 छंद का आदि का दूसरे चरण का भाग है। इसलिए एक कुंडलिया का उदाहरण कुंडलिया छंद में हमने आपको सिखाया और इसका अब हम एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण भी हम आपको सिखाएंगे। आपने परिभाषा सीख ली, एक अच्छा सा उदाहरण हम आपको सिखाते हैं जो आपको रटने में भी मजा आएगा और ये आपको कभी भूलेगा नहीं। तो चलते हैं हम इसके कुंडलिया के उदाहरण की तरफ। कुंडलिया के रीतिकाल के बहुत अच्छे कवि हुए हैं गिरधर कविराय, उनका बहुत बढ़िया उदाहरण है। रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोए, छाह नवा को बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जब बै बह बयारी उखरी वह जर से जई हैं। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाता सब झर जाए तबो छाया में रहिए। रहिए लटपट, देखिए इसमें रहिए शब्द से प्रारंभ हुआ है और रहिए शब्द से ही इस कुंडलिया छंद का अंत हुआ है। दूसरे चरण का जो भाग है जो तरु पतरो हुए, उसी से तीसरे चरण का आदि बना हुआ है। तो जो इसमें विशेषता है, कुंडलिया का अच्छा उदाहरण है। आप मात्राएं गिन लीजिएगा, इसमें 13 और 11 24 मात्राओं के यति से 13 और 11 के से 24 मात्राएं हैं। दोहा छंद है पहला और उसके बाद चारे रोले के 11 और 13 के यति से 24 मात्राएं हैं। इस प्रकार से 6 चरणों का यह छंद, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और प्रथम शब्द से ही इसका समाप्ति हो रही है। तीज चरण का आदि होए दूजे का भैया, तीसरे चरण का आदि जो तरपत्रो होए ये दूसरे चरण का है। इसलिए एक अच्छी कुंडलिया का उदाहरण है, इसको आप लोग याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोए, छाह नवा को बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जब बै बह बयार उखरी वह जर से जई हैं। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाता सब झर जाए तबो छाया में रहिए। इस प्रकार से आज हमने आपको चार मात्रिक छंद पढ़ाए, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला और पांचवी कुंडलिया। 5 छंद हमने आपको पढ़ाया है और पांचों छंद की परिभाषा उसी के छंद में हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लोगे, उसे पढ़ोगे तो आपको एक बार 2 बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगा और इन उदाहरणों को, इन परिभाषाओं से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे और ये परिभाषाएं आपको कभी नहीं भूलेंगी और आगामी आने वाली आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा अंक देकर जाएंगी। हमने जो अपने प्रयास से आपको सिखाने का प्रयास किया है, हम आशा करते हैं कि आप भी अपने प्रयास से हमारी इस परिभाषाओं को, उदाहरणों को सीखने का अच्छा प्रयास करोगे, हमें सहयोग दोगे और आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाओगे। अगर इसमें से अगर आपको कोई समस्या होगी तो हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे और आपको अच्छे से जो है इन परिभाषाओं को सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।